नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुनो जिंदगी एहसास के अनकहे पन्ने। मैं हूं पूनम कासलीवाल और आपका स्वागत करती हूं उपन्यास रुके रुके से कदम के अगले अध्याय में। क्या माया का जन्म मेधा की जिंदगी में सचमुच नई रोशनी लेकर आएगा? माधव जो अपनी बेटी को देखने तक नहीं आया, उसके मन में आखिर चल क्या रहा है? और घर लौटते ही उसने मेधा पर चलाना क्यों शुरू कर दिया? इस उपन्यास को स्वर दिया है मैंने तथा इसकी संगीत संकल्पना और कलात्मक प्रस्तुति की है पूनम चंद्रा मनु ने। आइए सुनते हैं रुके रुके से कदम का अगला अध्याय। यहाँ क्यों आई हो? अपने बाबा के साथ क्यों नहीं चली गई? लड़की लेकर यहाँ क्यों आई? मेरे सिर पर एक और बोझ रखने, माधव ने मेधा से चीखते हुए कहा। माधव की आवाज सुनकर पूजा और सास फटाफट अंदर आई। मेधा जोर जोर से रो रही थी। इतने शोर में माया भी उठकर रोने लगी। सास माया को गोद में उठा बाहर ले गई। ससुर जी दोपहर का खाना खाकर सो रहे थे। इन सब हो हल्ले से दूर। तेरा दिमाग खराब है क्या? बेकार की बकवास कर रहा है, पूजा गुस्से में माधव पर चिल्लाई। शर्म नहीं आती? पढ़े लिखे होकर ऐसी बातें करते हो। अभी अभी अस्पताल से लौटी बीवी पर कोई इस तरह चिल्लाता है क्या? यहाँ क्यों आई है लड़की लेकर? अपने बाप के घर क्यों नहीं चली गई? वही करे ना इनका खर्चा। वो अपना खर्चा उठा लेगी, और लड़का होता तो खर्चा नहीं होता क्या? लड़के तो खानदान को आगे बढ़ाते हैं, बुढ़ापे का सहारा होते हैं। लड़की तो मेरे सिर पर बोझ है। मेरी शादी को 3 साल हो गए। तेरे जियाजी ने आज तक मुझे एक शब्द नहीं कहा। अगर बच्चा नहीं होता तो इसका जीना दुश्वार ही कर देता। पूजा और माधव एक दूसरे से लड़ रहे थे। मेधा जोर जोर से रो रही थी। इतना तो उसे भी पता है, लड़का हो या लड़की, साइंस की करामात है। इस तरह की बेकार की बातों के बारे में उसने और माधव ने कभी बात ही नहीं की। हमेशा यही कहा जो भी हो स्वस्थ हो। फिर अचानक यह क्या हुआ? हाँ, आसपास की कुछ बुजुर्ग महिलाएं जरूर कहती, अगर होने वाली माँ का खट्टा खाने का मन करे तो लड़का, मीठा खाने का मन करे तो लड़की होती है। मेधा क्या कहती? उसके मन की तो कभी किसी ने पूछी ही नहीं। उसने अपने मन की कभी सुनी ही नहीं। तो क्या कहती उसका मन क्या खाने को करता था? एक बार पूजा की दूर की सास आई थी। उसे देख माधव से बोली, तेरे तो लड़का होगा, लिखवा ले मुझसे, मेरी बात गलत नहीं होती। उनके इतने अटूट विश्वास ने कहीं माधव के मन में लड़का होने की बात तो पक्की नहीं कर दी। हालांकि उस वक्त माधव ने उनकी बात हंसी में टाल दी। बस सब ठीक हो, बाकी तो ईश्वर की मर्जी। पीछे से पता ही नहीं चलता इसके कुछ है, पूरा पेट आगे की तरफ है, इसके तो लड़का ही होना है। माताजी पूरे यकीन से बोली। जैसे टीवी पर आपके सितारे प्रोग्राम में आने वाले ज्योतिष आचार्य आपके ग्रहों के अनुसार नौकरी, शादी, धन दौलत के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर मेधा और शालू कितना हंसा करते थे। मेधा उनकी बात से मुस्कुरा दी और यह सोचकर मन ही मन खुश हुई कि माधव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अचानक ये क्या हुआ? अपने मन में जाने क्या दबाए बैठा था। यह उसे पता है कि वह औरतों को पुरुषों से कम समझता है, इसलिए हमेशा उसे दबाना चाहता है। पर मेधा ने कभी उसका विरोध नहीं किया। वह जानती है कि अक्ल में वह माधव से कहीं ज्यादा आगे है। इसका आभास माधव को भी हो गया है, इसलिए अपनी कुंठा में जीते हुए वह और अधिक कठोर होता गया। 10 दिन उनके साथ रहकर पूजा वापस लंदन चली गई। ना ही माया की छठी पूजी गई, ना ही नामकरण संस्कार हुआ।
10-15 दिन सास मेधा के कमरे में रात को सोई ताकि माधव की नींद में कोई खलल न पड़े। मेधा को नहीं पता था कि दिन और रात क्या होते हैं, कब वह लड़की से औरत और माँ बनने तक का सफर बिना अपने हम सफर के साथ पार कर गई, सिर्फ और सिर्फ उसे ही पता था। दिन में शांति आकर मेधा का ख्याल रखती तो मेधा हल्की सी नींद ले लेती, और जब वो माया को गोद में लेती तो वह अपने छोटे मोटे काम निपटा लेती। पूजा के जाते ही वह घर के काम में दोबारा लग गई। 40 दिन की छुआछूत की बात को परे रखकर वह किचन में काम करने लगी। सुबह माया की मालिश कर देती और सास माया को नहला देती। उसे तो डर लगता कि कहीं पानी नाक मुंह में न घुस जाए। दिन भर मजे से माया अपने दादू के साथ अपनी प्रैम में लेटी रहती है। वे सब मिलकर कोशिश करते कि माया माधव की नजरों से दूर रहे। सच में माया अपनी बुआ पूजा से बहुत मिलती थी। ससुर जी तो उसे नन्ही पूजा बुलाते थे, और ससुर जी ने जब पूजा की बचपन की फोटो दिखाई, माया हूबहू पूजा, गोल चेहरा, गुदगुदाते हाथ पांव, उजला रंग और लंबे बाल। उसे देख लगता ही नहीं कि वह दुबली पतली मेधा की बच्ची है। पूजा के बाद घर में करीब 28 साल के बाद किसी नवजात शिशु की किलकारी गूंजी थी, इसलिए सभी खुश थे सिवाय माधव के। 40 दिन पूरे होते ही बाबा मेधा और माया को घर ले गए। माया को मां के हाथ में सौंप मेधा अपने कमरे में जाकर लेट गई। कब उसकी आंख लगी उसे पता ही न चला। माँ बाबा ने एक हफ्ते बाद पूरे परिवार के साथ मेधा की सब सहेलियों को बुलाकर पार्टी रखी। ढोलक पर खूब जच्चा बच्चा वाले गीत गाए गए। मेधा की आशीष और दुआओं से झोली भर दी गई। अपने पीछे भाई लेकर आई है, देखो इसके सिर के बीच ये चक्र है। ताई जी माया के सिर पर हाथ फेरते बोली, बहुत भाग्यशाली है तेरी बेटी। मेधा मन ही मन सोचने लगी, लोग कहते हैं कि बच्चे परिवार को जोड़ते हैं, यहाँ तो खाई पहले से ज्यादा बढ़ गई। शालू ने तो माया को अपनी गोद से अलग ही नहीं किया, और परी तो बस सिर्फ बेबी बेबी बोलकर उसके आसपास मंडराती रही। शालू रोज रात को आ जाती। उसे पूरा पूरा तो नहीं, पर कुछ कुछ माधव के बारे में पता चल गया था। मेधा की सास दिन में एक बार जरूर फोन करती, पर माधव ने एक बार भी मेधा को फोन नहीं किया। सच पूछो तो मेधा ने न फोन का इंतजार किया और ना ही कुछ मिस किया। उसे मायके में रहते हुए महीना भर हो गया था। अब सास का भी बुलावा आने लगा और मेधा के स्कूल जाने के दिन भी करीब आ रहे थे। बाबा बड़े भारी मन से मेधा और माया को ससुराल छोड़ आए। माँ ने मेधा को उपहार के तौर पर रुपए दिए, लेकिन मेधा ने मना कर दिया। तब बाबा ने माया के नाम से बैंक में धन लक्ष्मी में अकाउंट खोला। मेधा और माया को आया देख सास ससुर बहुत खुश हुए। घर कितना खाली खाली लग रहा था। ससुर जी तुरंत माया को गोद में लेते बोले। माया भी मानो दादू को देखकर खुश हुई। बंधी मुट्ठियां हवा में किलकारी मारने लगी। शाम को जब माधव ऑफिस से लौटा तो चुपचाप अंदर कमरे में चला गया। मेधा रसोई में खाना बना रही थी, ससुर जी बालकनी में पौधों को पानी दे रहे थे और माया बेड पर सो रही थी। रसोई से मेधा को माया के कुनमुनाने की आवाज आई। फ्लेम कम कर हाथ धोकर कमरे की तरफ बढ़ी। धीरे से पर्दा उठाया तो माधव लेटी हुई माया के सिर पर हल्के से हाथ फेर रहा था और चुटकी बजाकर उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मेधा वहीं खड़ी रही और फिर वापस रसोई में चली गई। माधव को पिघलते देख मैं दिल ही दिल बहुत खुश हुई। बहरी हो क्या? तुम्हें रोना सुनाई नहीं देता? माधव ने रसोई में आकर गैस बंद कर दिया। जाओ उसे देखो, छोड़ो ये खाना वाना, बाद में हो जाएगा। मेधा चुपचाप मुस्कुराती हुई अंदर चली गई।
माया के लिए माधव की फिक्र देख उसे अच्छा लगा। मेधा ने स्कूल जाना शुरू कर दिया, पहले से ज्यादा बिजी हो गई। इस बीच स्कूल में पीजीटी की नौकरी निकली और उसे चुन लिया गया। उस दिन वे पहली बार माया के साथ खाना खाने बाहर गए। रात जब वापस आए तो फोन की घंटी बजी। इतनी रात तो पूजा का ही फोन होगा। माधव ने फोन उठाया। हेलो। हाँ, क्या हाल? हाँ हाँ, सब ठीक। अच्छा, कब आ रही है? क्या? पर क्यों? सोच लो, जल्दी क्या है? माया को ले ले। ठीक है, मम्मी सो रही है, कल बता दूंगा। मेधा बाथरूम में है, कल बात कर लेना। माधव ने फोन रख दिया। किसका फोन था इतनी रात? जरूर पूजा का होगा। सब ठीक है? हाँ, पूजा थी, अगले महीने आ रही है, माधव ने लेटते हुए कहा। मेधा ने दीवार की तरफ माया को सुलाया और खुद बीच में लेट गई। अचानक? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। किसी ऑर्फनेज की बात कर रही थी, वे बच्चा गोद लेना चाहते हैं। माधव ने करवट बदलते कहा। मैंने तो कह दिया, माया को ले ले। लड़कियों की हथेली पर मेहंदी की लकीरें कम, नसीहतें ज्यादा उकेरी जाती हैं। अब मेहंदी को ही लो, टूटती, सूखती, पिसती, छनती, भीगती, तब कहीं जाकर रचती है। हथेली पर और पिया मन भाती है। हथेली वाली कोन से बारीक डिजाइन बनाते हुए कह रही थी। सिर उठाकर मेधा की तरफ देख यूं मुस्कुराई मानो आने वाली दुनिया का सार उसे समझा दिया। मेधा रात भर सो न सके। पूरी रात एक करवट लेकर माया की तरफ मुंह किए उसे निहारती रही। नाक से आती धीमी धीमी आवाज, उसकी गति से उठता गिरता नन्हा सा सीना, कभी नींद में मुस्कुराती तो कभी होठ गोल कर बिसुरती सी। नाइट लैम्प की हल्की नीली रोशनी में माया भी मायावी रूप लेकर कभी तितली तो कभी परी सी लगती। मेधा की आंख लग गई। उसे लगा कि उसके बगल में पूजा लेटी है। उसने अचकचाकर आंख खोली तो माया को पाया। सुबह नियत समय पर उठकर उसने अपने काम निपटाए। बाथरूम से नहाकर निकली तो माधव भी उठ चुका था। उसे चाय का प्याला पकड़ाती बोली, वो रात को क्या कह रहे थे आप तुरंत सो गए, मुझे समझ नहीं आया। इसमें समझने की कोई है? ज्योति शायद अगले महीने ही आ रही है। पूजा अगले महीने जब आएगी तो उसे बच्चा गोद लेना है। इतना कहे माधव अखबार पलटता चाय पीता रहा। मेधा ने जल्दी जल्दी मुंह पर क्रीम लगाई, शीशे से बिंदी उतारकर माथे पर चिपकाई और बालों को लपेट एक गांठ से बांधते हुए जूड़ा बनाया। उसे टकाने के लिए एक मोती की लटकन वाली लंबी लकड़ी की जूड़ा पेन लगाई। चप्पल पैर में डालकर अपना पर्स उठाया और दीवार घड़ी की तरफ देखा। अभी 5 मिनट थे उसके पास। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने तो कहा माया को ले जाए, आखिर अपना खून अपना होता है। पता नहीं वहां कौन जाति के बच्चे होंगे, क्या मालूम कोई बीमारी हो। मेधा के पैर सुन्न हो गए। दिल की धड़कन रुक गई। आवाज भी गले में फंस गई। पर पूजा ने साफ मना कर दिया। उसे तो अनजान बच्चा ही लेना है, वह भी लड़की। दिमाग खराब है, बनने चली है मदर टेरेसा। आखिर खानदान भी कुछ होता है, पता नहीं किसका गंदा खून हो। बन बनाता हुआ माधव नहाने चल गया और मेधा मुस्कुराई, माया को चूमा और स्कूल चली गई। मेधा थी तो स्कूल में, लेकिन उसका पूरा ध्यान आज सुबह की बातों में था। कहाँ खोई है आज? चाय ठंडी हो रही है। केतकी ने मेधा के मुंह के आगे चुटकी बजाते हुए कहा। नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। फिर उसने केतकी को सारी बात बताई। केतकी को भी थोड़ा बहुत पता था कि माधव लड़की होने से नाखुश है और आज तक उसे गोद में भी नहीं उठाया।
पहले तो उसे बहुत गुस्सा आया, फिर बोली, चलो अच्छा है। पूजा ने अपनी तरफ से मामला सुलटा लिया, वरना माधव तो तुझे तेरी बेटी से अलग कर देता। वो तो है, पर सोचो उस नन्ही सी जान की किस्मत, बाप के होते हुए अनाथ ही है, और उधर मेरी नंद किसी अनाथ को सहारा देना चाहती है। बात तो सही है तेरी, इतनी नफरत में बच्ची पर क्या असर पड़ेगा। हम तो रोज ही इस तरह के किस्से देखते हैं, किस तरह बच्चे अपने में घुटते और गुमसुम से रह जाते हैं और फिर पढ़ाई लिखाई से दूर गलत आदतों में पड़ जाते हैं। तो ध्यान रखना और माया को खूब सारा प्यार देना। सच कह रही हूँ, दिन रात इसी सोच में रहती हूँ और कोशिश यही करती हूँ कि माया माधव के सामने ना आए। पर एक ही तो कमरा है, इतना छोटा घर। जब वह रोती है तो उसे लेकर बाहर बालकनी में बैठ जाती हूँ। बाहर रात इतने मच्छर होते हैं कि बैठना मुश्किल हो जाता है। अभी तो लेटी रहती है और जब चलने लगेगी, घुटने इधर उधर जाएगी, तब कितना रोक सकूंगी पता नहीं। तू ना बेकार की टेंशन ना ले, बच्चे अपना प्यार मांग लेते हैं। जब तुतलातली हुई बोलेगी ना पापा पापा, अपने आप पिघल जाएगा, तू देखना। आपके मुंह में घी शक्कर। मुझे मिल्क केक पसंद है भाई, दानेदार अलवर वाला, कहकर दोनों हंस पड़ी। ये औरतें भी ना मजबूत जान होती हैं। दिल में कितने तूफान चल रहे हों, पर होठों पर मुस्कान रहती है। आखिर दो खानदानों की इज्जत जो इनके सिर होती है। मेधा रोज शाम को खाना खा प्रैम फोल्ड कर नीचे रखती और फिर माया को गोदी में ले जाकर नीचे घूमने चली जाती। करीब दोनों घंटा भर वहां घूमते। शांति भी अपने दोनों बेटों के साथ आ जाती। बाहर घूमकर मेधा की सारी थकान उतर जाती। माधव के आने के बाद थोड़ी देर बाद वे लोग ऊपर आते। ऑफिस से लौटे चिड़चिड़े माधव के सामने जाना आग में घी डालने की तरह होता। ऊपर जाकर माया को ससुर जी के पास छोड़ मेधा सबको खाना खिलाने की तैयारी में जुट जाती। आज भी शाम नीचे उतरी तो शांति भी साथ थी। घूमते घूमते उसने शांति को सुबह का किस्सा बताया। शांति थोड़ी देर तो चुपचाप चलती रही, फिर बोली, इसमें गलत क्या है, सोच कर देख। तेरी बेटी अच्छे माहौल में पलेगी, उसे वह सब मिलेगा जो उसे यहाँ इस घर में कभी नहीं मिल पाएगा। तू तो पूजा और उसके पति को जानती है, दिन रात उनकी तारीफ भी करती है। एक बार ठंडे दिमाग से सोच। मीता को पहले तो लगा ये क्या कह रही है, इससे तो अच्छा मेरी जान मांग ले कोई। मुझे पता है तू क्या सोच रही है, मैं भी मां हूं, तेरा दर्द समझ सकती हूं, पर तू अपने हालात देख और फिर कोई निर्णय लेना। बात मेरी हाँ या ना की नहीं है, पूजा ने साफ मना कर दिया। मैं तो यही सोचकर खुश हूं, मेधा प्रेम को धकेलते हुए बोली। सास को भी पूजा ने फोन कर इंडिया आने और बच्चा गोद लेने की बात बता दी। वे कुछ ज्यादा चुप है। पहले से चुप्पी वाले घर में और अधिक सन्नाटा छा गया। ससुर जी को अभी कोई भनक नहीं है, इसलिए घर में उनकी और माया की आवाजें गूंजती हैं। हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। पता सबको है, पर पूजा की किसी भी बात का जिक्र घर में नहीं हुआ। माधव तो इस बात के बिल्कुल खिलाफ है। सास भी शायद इस बात के लिए खुद को मना नहीं पा रही। मेधा अभी स्कूल से लौटी तो फोन की घंटी बजी। हेलो, हाँ पूजा, हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ, माया तो खूब हाथ पैर मारने लगी है, घुटने भी चलती है। ये तो वैसे ही है, और फिर मुझसे ज्यादा तो आप जानती हैं, मुझे तो अभी कुछ साल ही हुए हैं। हाँ, इन्होंने बताया था, मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों को जो अच्छा लगे। पिछले हफ्ते से मैं और सुमित
माधव की बात सोच रहे हैं। कोई दबाव नहीं, पर भाभी आप सोचो, आपकी खुशी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूजा, खुलकर कहो। भाभी मुझे पता है माया आपकी जान है, पर मुझे अपने भाई का भी पता है। आज तक कभी भी पूजा और मेधा ने माधव के बारे में बात नहीं की थी। मेधा की तो हिम्मत नहीं थी और पूजा शायद अपने भाई के व्यवहार के कारण शर्मिंदा थी। मैं माँ को बचपन से कहती थी, ज्यादा सिर ना चढ़ाओ, पर मेरी कौन सुनता है। बात बात पर चीजें फेंकना, मार पिटाई करना। सब कहते थे अरे बच्चा है। पढ़ाई में भी डिब्बा खोल। कितने मास्टर रखे, ट्यूशन करवाई, पर नतीजा बेकार। कितनी बार तो मुझे घूंसे जमा देता था और इसके कारण कभी मैंने अपनी किसी भी सहेली को घर नहीं बुलाया। पता नहीं इसे लड़कियों से कैसी खार है। हमेशा अपने को हर काम में परफेक्ट समझता है। सबको लगा बड़ा होगा, धीरे धीरे समझ जाएगा, पर शायद पैदाइशी आदतें नहीं जाती। पहले मुझे इतना अजीब नहीं लगता था, बचपन से ही ऐसा माहौल था। पर शादी होने के बाद पता चला कि लड़के सुमित की तरह भी होते हैं। मुझे माफ कर दो। शायद माधव को शादी नहीं करनी चाहिए थी। आपका कोई कसूर नहीं दीदी, मेरी किस्मत, इसे कोई नहीं बदल सकता। आप मस्त रहो, मैं खुश हूं। मेरी अच्छी किस्मत कि मम्मी पापा पूरा ख्याल रखते हैं। मेरा काम भी बहुत अच्छा है, अच्छी सहेलियां हैं। आप इतनी दूर बैठकर मेरे बारे में इतना ना सोचो। आप लोग वहां सोचते हैं, मेरे बारे में इतनी बातें करते हैं, यही मेरे लिए काफी है। मेधा ने चुपचाप बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, इसलिए कह रही हूं, अगर आप राजी हो तो मेरी झोली में माया को डाल दो। मेधा के हाथ से छूटकर रिसीवर फर्श पर गिरा और हेलो हेलो भाभी, आई एम सॉरी, मेरा मतलब आपको चोट पहुंचाना नहीं था। पूजा दूसरी तरफ फुट फुट कर रो रही थी। इधर मेधा बिना आवाज चीत्कार कर रही थी, मानो उसका कलेजा उसके शरीर से बाहर निकलकर उसकी हथेलियों में तड़प रहा हो और वह गुमसुम सी उस गर्म लिजलिजे फड़फड़ाते दिल को अपने ही हाथों से दूसरों के हाथों में सौंप रही हो। कहते हैं ना कि जब बुद्धि मन के अनुसार चलती है तो मन से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता, और जब मन बुद्धि के अनुसार चलता है तो उससे बड़ा दोस्त कोई नहीं होता। दिल और दिमाग अगर जंग करने की बजाय आपसी संतुलन से चलें तो जीना कितना आसान हो जाए। पता नहीं आज शाम से ही माया बहुत परेशान कर रही थी। उसका रोना ही नहीं रुक रहा था, मेधा से चिपकी जा रही थी। बच्चे भी जानते हैं कौन उन्हें प्यार से गले लगा रहा है और कौन उन्हें सिर्फ तिरस्कृत कर रहा है। उसे कभी सास तो कभी ससुर जी के पास रख मेधा ने घर के काम निपटाए। माधव के आने पर सबकी कोशिश रहती कि माया कम या बिल्कुल भी ना रोए। उसे माया के रोने से बहुत कोफ्त होती, वह चिल्लाने लगता, लेकिन कोशिश हर बार कामयाब नहीं होती। बच्चा अब बोल तो नहीं सकता, सिर्फ रोकर ही अपने दिल का हाल बता सकता है। वैसे माया बहुत ही खुश मिजाज, किलकारी मार ऐसे हंसती कि किसी को भी उस पर प्यार आ जाए। मेधा जब उसे नीचे टहलाने ले जाती तो आसपास के कितने ही बच्चे उससे बातें करने के लिए इकट्ठे हो जाते, उसे खूब पुचकारते, तरह तरह की शक्लें बनाकर खूब हंसते। माया आज बार बार उठ रही थी। शायद उसके दांत निकल रहे हैं, दर्द भी है, ठंड भी बढ़ गई है कि मेधा उसे लेकर बाहर भी नहीं बैठ सकती। दिल्ली की दांत कटकटाती सर्दी में सब रजाई कंबल में दुबके पड़े हैं। उआ उआ उआ, रात के सन्नाटे में माया के रोने की आवाज ज्यादा ही तेज लगी। चुप करवा इस मनहूस को। थका आ रहा आदमी आकर ढंग से सो भी नहीं सकता, सुबह काम पर भी जाना है।
मेधा ने तुरंत छाती खोल माया को सीने से लगा लिया। थोड़ी देर के लिए वह शांत हुई, फिर रोने लगी। माधव ने अपना हाथ बढ़ाकर पलंग के नीचे पड़ी अपनी चप्पल अंधेरे में आवाज की तरफ फेंकी। चप्पल दीवार से टकराकर माया के ऊपर आ गिरी। धीरे धीरे रोती माया अब चीखने लगी। गुस्से में पैर पटकता हुआ माधव कमरे से बाहर निकल गया। मेधा माया को अपनी गोद में लिटा थपकी देने लगी। उसकी उंगलियां माया के बालों को सहला रही थी। धीरे से आजा री अखियन में, आजा निंदिया, आजा आजा। रात के अंधेरे में दो जोड़ी आंखों से बहती आंसुओं की लड़ी खो रही थी। माधव अपनी मां के पास जाकर दीवान पर लेट गया। रात भर मेधा के दिल और दिमाग के बीच जंग चलती रही। स्कूल से आकर उसने माया को सूजी की खीर बनाकर खिलाई। माया को बहुत पसंद है। 1 चम्मच देसी घी में 2 चम्मच सूजी को धीमी आंच पर भूनकर उसमें 1 कप दूध मिलाकर पतली सी खीर तैयार की। फिर उसमें थोड़ी सी चीनी, काजू बादाम का पिसा हुआ पाउडर मिलाया और गुनगुनी कर माया को खिलाई। माया के दुखते मसूड़ों को गर्म खीर खाकर राहत मिली और वह सो गई। हेलो पूजा, आज से माया आपकी। मैं तो उसकी देखभाल करूंगी जब तक आप लोग उसे अपने घर ना ले जाएं। ओह मेधा, आप सच कह रही हो? क्या भैया और मम्मी पापा इसके लिए राजी है? मुझे पता है मम्मी पापा माया से कितना जुड़ गए हैं, दिन रात बस उसकी बातें करते हैं। मुझे नहीं पता, पर यह मेरा फैसला है। बाकी सब क्या कहते हैं, क्या करते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये बताओ इंडिया कब आ रहे हो? आज ही टिकट बुक कराती हूँ और आपको बताती हूँ। भाभी, मैं हमेशा आपके रेडी रहूंगी। आप जब चाहे माया से मिल सकती है, पर हम पूरा पेपर वर्क करके माया को गोद लेंगे ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। आप समझ सकती हैं ना? हाँ, मैं समझती हूँ पूजा, और मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। मुझे पता है आप लोग माया को बहुत प्यार देंगे और उसे वह सब मिलेगा जो उसे यहाँ नहीं मिल पा रहा है। दोनों ने नहीं कहा कि क्या नहीं मिल पा रहा है। भाभी, आपका यह एहसान है हम पर। माया को हम अपनी आंख की पुतली बनाकर रखेंगे, आप देखना। मुझे पता है, वैसे भी माया देखने में आपकी बेटी ज्यादा लगती है। मेधा ने फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा। उस दिन मेधा ने भारी मन और शांत दिमाग से घर के काम निपटाया। उसने अपने इस निर्णय के बारे में सबसे पहले शांति को बताया। शांति ने उसके इस फैसले को उचित बताकर दलील दी, तू एक बार फिर से सोच ले, पर मैं तेरी हिम्मत की दात देती हूँ। तूने यह सोचा और इतना बड़ा त्याग किया, मैं तो सोच भी नहीं सकती। पर मेरे ख्याल से तूने ठीक ही किया माया के लिए। सास ससुर और माधव को भी पता चल चुका था। माधव चुप है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे रिएक्ट करे। वे आजकल शांत हैं। सास ससुर पूरी तरह से मेधा से अभिभूत हैं और दिन रात उसकी प्रशंसा का गान करते हुए थकते नहीं हैं। माया बेटा आईफिल टावर देखेगी, इतनी छोटी उम्र में कौन बैठता है हवाई जहाज में? मैं तो आज तक नहीं बैठा। ससुर जी माया से बातें करते हैं, उसे लंदन के मौसम और बाकी चीजों के बारे में बताते। माया भी कर उनकी तरफ अपनी मुट्ठियां फेंकती, मानो सब समझती हो। बोल बेटा नानी नानी नानी, अब से मैं तेरी नानी। सास माया को नहलाती, उसे नए रिश्तों के बारे में समझाती। माँ बाबा ने पहले तो मेधा को समझाया, पर शायद वे भी घर के हालात, अपने जमाई की बेरुखी भाप गए थे। सुधा और विनोद ने तो माधव से बात करना ही छोड़ दिया था। 2 हफ्ते बाद
ज्योति और सुमित इंडिया आए और 3 हफ्ते रहकर उन्होंने गोद लेने की सारी कागजी कार्यवाही पूरी की और माया को अपने साथ लंदन ले गए। कुछ दिन माधव का रवैया मेधा के प्रति बहुत ही नम्र रहा, पर उसने यह साफ साफ कह दिया, माया को पूजा को देने का फैसला मेधा का है और सिर्फ मेधा का। बाद में उस पर किसी तरह का दोष ना लगाया जाए। तुम दे रही हो माया को, मुझे मत कहना बाद में, खबरदार जो मुझे कोसा तो। कुछ दिनों बाद गर्मियों की छुट्टियां आ गई। मेधा 2 हफ्तों के लिए अपने मायके चली गई। वहां जाकर सबसे पहला काम उसने किया कि डॉक्टर के पास जाकर कॉपर टी लगवाई। वह अभी किसी और जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं थी। पहली का अंजाम वह देख चुकी थी। वे सब 1 हफ्ते के लिए देहरादून और मसूरी घूमने गए। विनोद, सुधा, दोनों बेटियां, परी और देवी, साथ में माँ पापा। वह अपना दुख भूलना चाहती थी, पर खुश भी थी। पूजा उसे माया की ढेर सारी तस्वीरें भेजती। पार्क में घूमते तो कभी झूले पर झूलते। मेधा का दिल उन तस्वीरों को देख गम और खुशी से टपटपा जाता। अंत में उसे अपने फैसले पर गर्व होता। माया के लिए उसने ऐसी ही जिंदगी सोची थी जो यहां मुमकिन नहीं थी। उसने माया के कपड़े और सब सामान धोबी, कामवाली और चौकीदार के बीच बांट दिया। अब ज्यादातर वे शांति के घर में ही रहती। अभी स्कूल खुलने में महीना भर पड़ा था। वे उसके बच्चों की स्कूल के काम में मदद करती, शाम को नीचे घूमने चले जाते। सारी मम्मियों की एक ही शिकायत रहती कि बच्चों ने घर सिर पर उठा रखा है, पढ़ाई तो होती नहीं, दिन भर भरी दोपहरी में बाहर खेलते रहते हैं, पता नहीं स्कूल का काम कब पूरा करेंगे। तुम तो टीचर हो ना, ट्यूशन लोगी? मुझसे नहीं होता ये सब। शाम को पार्क में घूमते हुए किसी महिला ने मेधा से पास आकर पूछा, जी नहीं, मैं ट्यूशन नहीं लेती। अगर लो तो बताना, 6-7 बच्चे तो मैं ही दिलवा दूंगी। शांति ने यह बताया कि ये उनके पास वाली बिल्डिंग में रहती है। सुन, वैसे बुराई क्या है? तू मेरे बच्चों को तो पढ़ाती है, हर्ज क्या है? उसके साथ बाकी बच्चे भी बैठ जाएंगे। तेरा दिमाग ठीक है? यहाँ अपने रहने की जगह नहीं है और तू? मेधा ने हंसते हुए कहा। मेधा आजकल खुश रहने की कोशिश करती है। उसे माया की बहुत याद आती, पर माया की नई जिंदगी ने उसके दिल को मजबूत कर दिया। माधव तो वैसे भी अपनी हीन भावनाओं से घिरा हुआ, कभी नर्म तो कभी गर्म। दोहरे व्यक्तित्व में जीता हुआ इंसान जिसे यह नहीं पता कि पल भर पहले उसने अपने व्यवहार से मेधा को कितनी चोट पहुंचाई। गुस्सा होने के बाद ऐसा व्यवहार करता मानो कुछ हुआ ही नहीं। अगर मेधा कुछ कहती, उसे याद दिलाती कि उसने मेधा को अपशब्द कहे थे, तो साफ साफ मुकर जाता। उल्टा उस पर इल्जाम लगाता कि वे लड़ने का मौका ढूंढती है, आगे बढ़ना नहीं चाहती। मेधा ने तो कुछ कहना ही छोड़ दिया। उसने शाम को शांति के घर में ट्यूशन लेना शुरू किया। शांति ने पूरा प्लान बनाया और अपना फोन नंबर आसपास वालों को दिया। मेधा अब रोज शाम 4 से 6 तक ट्यूशन लेती। सास ससुर ने भी बिना कुछ कहे उसका साथ दिया। माधव इन सब से अनजान है। शांति के कहने पर मेधा ने अपना एक अकाउंट भी खुलाया। अपनी ट्यूशन की कमाई उसने वहां जमा करनी शुरू कर दी। शांति ने उसका पूरा साथ दिया। वे बच्चों उसके माता पिता से फोन पे बात करना, उनसे फीस लेना, उसे बैंक में जमा कराना, सब काम करती। साथ ही साथ मेधा का ट्यूशन लेते वक्त उसके चाय पानी का भी पूरा ख्याल रखते। अब मेधा के पास ट्यूशन के 4 बैच हैं। माया भी अब 3 साल की हो चुकी है। पूजा और सुमित बहुत जिद करते हैं कि वे लोग एक बार लंदन घूम जाएं। सुमित के किसी जान पहचान की कंपनी में माधव ने नई नौकरी कर ली है। वह महीने के 10-12 दिन अब टूर पर रहता है। मेधा और घर वाले इस कारण जरा खुश ज्यादा है। उसकी आमदनी भी बढ़ गई है और वह भी बाहर जाने के तरीके ढूंढ रहा है। मेधा ने 1-2 बार दबी जुबान में बड़ा फ्लैट लेने को कहा, पर माधव शायद अभी तैयार नहीं था। उनकी शादी को 5 साल बीत चुके हैं।
उसे नहीं पता माधव कितना कमाता है, क्या कमाता है। इतना पता है कि सास और माधव का जॉइंट अकाउंट है और सास ही पूरे घर का खर्च चलाती है। ना तो उन्होंने मेधा को कोई जिम्मेदारी दी, ना कभी मेधा की हिम्मत हुई। एक तरह से अच्छा ही है। उसने अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगा दिया और अपनी एमफिल शुरू कर दी। कल पासपोर्ट के लिए फोटो खिंचवाने चलेंगे, शाम को तैयार रहना और ये फॉर्म ठीक से भर देना और पापा से सारे कागजात ठीक करवा लेना। माधव ने मेधा को कुछ कागज देते हुए कहा। पूजा बहुत जिद कर रही है। सुमित ने भी 1-2 लोगों से बात की है, शायद वहां कोई काम बन जाए। मेधा को माया से मिलने की खुशी है, पर वह कहीं बाहर जाकर बसना नहीं चाहती। यहाँ उसका बढ़िया काम है और उसने एमफिल भी शुरू कर दी है। अगले दिन स्कूल से आकर उसने फॉर्म भरकर ससुर जी से माधव के कागजात मांगे। माधव का पासपोर्ट बहुत पुराना है, अब दोबारा बनवाना पड़ेगा। ससुर जी ने उसे माधव के सारे सर्टिफिकेट्स और पुराना पासपोर्ट दे दिया। मेधा माधव के 10वीं से कॉलेज तक के सारे मार्कशीट देखकर बहुत हैरान हुई। मुश्किल 30 से 33% से पास हुआ वो हर क्लास में, और पर इसमें शायद कुछ कागज कम थे। इंजीनियरिंग की डिग्री तो है ही नहीं। शायद ससुर जी भूल गए। फिर उसने पुराना पासपोर्ट खोला तो उसमें जॉब में लिखा हुआ था लेबर। मैं थूक निकलती हुई ससुर जी के पास गई। शायद कोई पेपर मिसिंग है, इसमें सिर्फ बीएससी की डिग्री है, इंजीनियरिंग की नहीं। नहीं बेटा, सारे कागज पूरे हैं। ये तो बड़ी मुश्किल से पास होता था, जैसे तैसे कॉलेज किया। वो तो मेरे बॉस के कोई जीजा जी की अपनी कंपनी थी कुवैत में, उन्होंने मेरे कहने पर इसे वहां काम पर बुलाकर रख लिया। रहना और खाना कंपनी की तरफ से ही था। यहाँ तो पढ़े लिखे भी बेरोजगार घूमते हैं। वह तो भला हो सिंगल साहब का, जो माधव को काम दे दिया। हम तो तर गए। मेधा भारी कदमों और सुन्न शरीर से वापस बिस्तर पर आ गई। समाज में सदियों से पुरुष को श्रेष्ठ और नारी को हीन समझने वाली की सोच के कारण पैदा हुई बीमारी मेल ईगो बहुत ही भयंकर और खतरनाक है। इसी वजह से एक स्त्री इंसान की तरह अपनी पहचान बनाकर अगर जीना चाहती है तो वो आंख की किरकिरी बन जाती है। मेधा इस सत्य से वाकिफ है, इसलिए माधव से क्या पूछती, आपकी डिग्री कहाँ है? वही डिग्री जो बायोडेटा में लिखी थी। फिर माधव करता क्या है, कमाता क्या है? मेधा इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही है। अब उसे कुछ कुछ समझ आ रहा है माधव का व्यवहार। अपने दिमाग की कमी को छिपाने के लिए वह क्रोध की दीवार की आड़ में छिपकर अपने हाथ पैरों और गाली गलौज का इस्तेमाल करता है। घर में अभाव और रिश्तों में शून्यता क्यों है? वे अक्सर स्कूल में उन बच्चों को देखती जो बिना मतलब अधिक शोर मचाते या दूसरों का मजाक बनाकर न जाने किन पर्दों में छिप जाना चाहते। माधव भी उनमें से एक है। अपने आत्मविश्वास की कमी की आग में अपने पूरे परिवार को झुलसा रहा है। पर मेधा कब हार मानने वाली है? इस तरह की चुनौतियां उसे ज्यादा परिपक्व करती जा रही हैं और वह अपनी मंजिल साफ और करीब देख पा रही है। शाम को माधव के साथ जाकर उसने फोटो खिंचवाई और फॉर्म भर दिए। धड़ाम, क्या हुआ? अरे कोई बत्ती जलाओ। माधव, माधव, मेधा, मेधा। सास की चीख पुकार सुन आधी रात दोनों की नींद खुली और ससुर जी को बाथरूम के बाहर गिरा पाया। मेधा ने टैक्सी बुलाई और माधव ने उन्हें गोदी में उठाकर चारपाई पर लेटाया। मेधा और सास ने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और वे ससुर जी को पास के नर्सिंग होम में ले गए। उनकी सांसें चल रही थी पर वे बेहोश थे। इन्हें स्ट्रोक हुआ है, अभी कुछ टेस्ट बाकी हैं। आप बाहर जाकर पैसे जमा कर दीजिए और ये दवाई वगैरह मंगवा लीजिए, डॉक्टर ने बाहर आकर कहा। अगला 1 हफ्ता अस्पताल और घर के चक्कर लगाने में बीता। ससुर जी कोमा में चले गए। डॉक्टर अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं।
अस्पताल का बिल पारे सा ऊपर ऊपर चढ़ता जा रहा था। हफ्ते बाद दोनों ने काम पर जाना शुरू कर दिया। दोनों प्राइवेट नौकरी में जो है, इतनी छुट्टियां लेना मुमकिन नहीं। सास ने पूजा को आने से मना कर दिया। तू रहने दे, इतनी ठंड में आकर क्या करेगी, बेकार ही माया के साथ परेशान होगी, कहीं बीमार पड़ गई तो। मेधा दिन में स्कूल जाती, वहां से खाना बनाकर तुरंत अस्पताल जाती और सास को घर भेजती। 1-2 घंटे वहां रुककर वापस आकर ट्यूशन लेती और रात का खाना बनाती। रात को खाना खाकर माधव अस्पताल चला जाता, फिर सुबह होने तक वहीं रुकता। सुबह फिर सास अस्पताल चली जाती और माधव घर आकर नहा धोकर ऑफिस चला जाता। हालांकि ससुर जी कोमा में हैं और अस्पताल के स्टाफ के अनुसार वे उन्हें देख रहे हैं, लेकिन उन लोगों का मन उन्हें अकेले छोड़ने का नहीं था। सास की भी शारीरिक और मानसिक हालत ठीक नहीं थी। सुबह सुबह मेधा जल्दी उठकर सारा काम निपटाती और देर रात को जब बिस्तर पर लेटती तो सुबह अलार्म सुनकर लगता कि रजाई ढाप फिर से सो जाए। अगला हफ्ता बिना किसी अच्छी खबर के निकल गया। 15 दिन अस्पताल में रहकर ससुर जी बिना बोले और बिना कुछ कहे अंतिम यात्रा पर निकल गए। माया की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए पूजा हफ्ता भर रुकी और चली गई। ससुर जी के चले जाने से सास के पास अपने लिए समय निकल आया, जिस मायके को वह सालों पहले बिसरा चुकी थी। कुछ दिन वहां रहने चली गई। मेधा ने घर और बाहर की जिम्मेदारी पूरी तरह अपने ऊपर ले ली। स्कूल से आते वक्त कॉलोनी के गेट पर बने मार्केट से सब्जी और मदर डेयरी से दूध लेकर घर आ जाती। खाना बनाकर ट्यूशन लेती। माधव की टूरिंग शुरू हो चुकी थी। खाली घर उसे काटने को नहीं बल्कि अपना सा लगने लगा। उसने सोफे के कवर बदले, नए कुशन ले आई। उसे अपनी पढ़ाई के लिए भी समय मिल जाता। कल से मेधा की कमर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए वह स्कूल से सीधा डॉक्टर के पास चली गई। महीना ठीक होता है? नहीं, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी पैड बदलना पड़ता है। अभी ये कॉपर टील निकालनी पड़ेगी। कुछ महीने रुक जाओ, कभी कभी हो जाता है। हमारा शरीर किसी बाहरी चीज को स्वीकार नहीं कर पाता, इसलिए स्राव की मात्रा भी बढ़ जाती है। कमर में दर्द और पेट में ऐंठन महसूस होती है। मेधा कुछ दवाइयां लेकर घर वापस आई, चाय पीकर लेट गई। आजकल वह एक ही वक्त खाना बनाती, कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं। आजकल वह रात के खाने में बेसन का चीला या उपमा बना लेती। पूरा खाना तो तभी बनता जब माधव घर पर होता। पूजा सास का पासपोर्ट बनाने की जिद करने लगी। भाभी, माँ को हमने कभी घर से बाहर निकलते नहीं देखा। वह तो कभी पड़ोस में भी नहीं गई। मैं चाहती हूँ कि वह मेरे पास आए, नई जगह देखें। मेरी एक सहेली का भाई वहीं दिल्ली में रोहिणी के पास पीतमपुरा में रहता है। वह यही पासपोर्ट और टिकट का काम करता है। माँ को कहीं नहीं जाना पड़ेगा, सारा काम घर बैठे हो जाएगा। आपको बस उसे फोन करना है। मैं समझ सकती हूँ, कल ही फोन पर बात कर लूंगी। तुम बस मम्मी जी से बात कर लेना कि वे तैयार हैं, बाकी मैं देख लूंगी, मेधा ने बहुत उत्साह से कहा। मैं ये सोचकर खुश थी कि उसकी सास को अब आजादी की सांस मिलेगी। क्या विडंबना है ना कि जिस जीवन साथी के कारण वह घर कैद थी, अब उसके जाते ही खुले आकाश में विचरने को आजाद है। चलो, मैं तो फिर भी काम से बाहर निकल जाती हूँ, स्कूल के कार्यक्रम में इधर उधर, अपने मायके भी चली जाती हूँ। बेचारी मम्मी जी तो आजकल तक इस घर से कभी बाहर ही नहीं निकली। मेधा ने निर्णय लिया कि वह अपनी सास का पासपोर्ट जरूर बनवाएगी। दिमाग खराब है क्या? भजन पूजा करने का समय है या घूमने फिरने का? और अभी अस्पताल का कितना खर्च हुआ है? मेरे पास क्या टकसाल लगी है? माधव ने अपने आदत के अनुसार चलाते हुए कहा। किसी के चले जाने से जीना छूट जाता है क्या? पूजा इतना बुला रही है और वह भी टिकट भेजेगी। मेधा ने कटोरी में सब्जी डालते हुए कहा।
वही मेधा जो डर कर सहम जाती थी, अब बिना डरे बिना चिल्लाए आराम से जवाब देने लगी। आज उसने बहुत दिनों बाद गट्टे की सब्जी बनाई थी। बेसन में सूखे मसाले, थोड़ा दही और तेल डालकर मुलायम आटा गूंद पतले रोल बनाकर उबलते पानी में डाले। ऊपर तैरने पर बाहर निकाले, छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर गट्टों को दही बेसन की ग्रेवी में डाल दिया और साथ में बनाया रोट, नमक अजवाइन की मोटी रोटी, जिस पर उंगलियों से उमेट कर बनाई क्यारियां, धीमी आंच पर सेककर उस पर खूब सारा देसी घी साथ में और दही। माधव भी टूर के कारण बाहर का खाना खा खाकर ऊब जाता था। वह घर आकर मेधा के हाथ का शाकाहारी खाना चटकारे लेकर खाता। सास के अपने मायके से वापस आने पर मेधा ने उनका फोटो खिंचवाकर पासपोर्ट बनवा दिया। पूजा की एक सहेली कुछ दिनों के लिए दिल्ली आ रही थी। पूजा ने सास के आने की टिकट उसके साथ ही बुक कर दी ताकि उन्हें अकेले ना आना पड़े पहली बार। माधव इन सब से बेखबर। मेधा, सास उसे बताना चाहते थे, लेकिन पूजा ने मना कर दिया। रहने दो, वह बिना बात चिल्लाएगा। मेरी सहेली का घर पास में ही है, वह आके मम्मी को ले जाएगी। आप बस उनका सूटकेस बांध देना। पूजा अपने भाई को जानती थी। अगले महीने मेधा की सास 6 महीने के लिए लंदन चली गई। वे हर रोज मेधा से फोन पर बात करती। उन्हें माया के साथ बहुत मजा आ रहा था। दबे छिपे शब्दों में वह मेधा से परिवार बढ़ाने का इशारा करने लगी। बेटा, वक्त हो गया है, तुम सोचो, वरना उम्र के साथ मुश्किल हो जाती है। यहां तो माया के साथ दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मेधा जी जी के सिवाय कुछ नहीं कहती। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। परिवार की परिभाषा देना कठिन है। एक ही छत के नीचे रहने वाले खून से जड़े लोग या भावनात्मक तौर पर जुड़े लेकिन दूर रहते लोग, किसे परिवार कहा जाए? यूं तो मेधा का परिवार उसके साथ है, जिनके साथ वह एक ही छत के नीचे रहती है, पर उसने अपने अनेकों छोटे छोटे परिवार बना लिए। स्कूल में सखियों से, पड़ोस में शांति से, जिनसे खून का नहीं दिल का रिश्ता है। उसने अपनी खुशियां एक बड़े बक्से में न रखकर छोटी छोटी पोटलियों में रख ली हैं। जब कभी उसे अपने उस बक्से में घुटन महसूस होती तो वह एक पोटली खोलकर सांस ले लेती। मेरा अगला टूर जयपुर का है। तुम्हारी गर्मियों की छुट्टियां हैं, मम्मी भी लंदन में है। तुम चलोगे मेरे साथ? मेरा 2 दिन का काम है। 2 दिन की छुट्टी और ले लूंगा। तुम दिन में होटल के आसपास घूम लेना, शाम को हम दोनों साथ चलेंगे। माधव के मुंह से यह बात सुनकर मेधा अवाक रह गई। 6 साल में पहली बार माधव ने उससे कहीं बाहर घूमने के बारे में पूछा। उसने खुशी से हाँ में सिर हिला दिया। वह देख सकती है कि माधव पापा के जाने के बाद और मम्मी जी के वहां आसपास ना होने के कारण वह देख सकती है कि माधव पापा के जाने के बाद और मम्मी जी के वहां आसपास ना होने के कारण कुछ कुछ बदल रहा है। टूर पर जाने से पहले उसकी कोशिश रहती है कि मेधा की ज़रूरत का सामान घर पर हो। वह उसके लिए अन्य शहरों से कभी साड़ी तो कभी कंगन जैसे गिफ्ट लाने लगा है। मेधा सोचने लगी, शायद हालात और वक्त ने उसे इतना रूखा और बदमिजाज बना डाला, या हो सकता है वह सच में बदल रहा है। यूं तो गर्मी बहुत थी, पर जयपुर तपता शहर, मेधा तो यही सोचकर खुश थी कि माधव का साथ होगा और नई जगह देखने को मिलेगी। उनका होटल हवा महल के पास था। माधव सुबह काम पर चला गया। मेधा आराम से उठी और पैदल ही आसपास घूमने निकल गई। लाल पीले रंगों से सराबोर शानदार मुकुट के आकार का हवा महल राज परिवार की महिलाओं के लिए बनाया गया, ताकि वे वहां बैठकर आराम से बाहर का नजारा देख सके और इन खूबसूरत झरोकों से
हवा के ठंडे बहाव का आनंद ले सके। 5 मंजिला यह महल जालीदार खिड़कियों की वजह से दूर से एक मधुमक्खी के छत्ते सा प्रतीत हो रहा था। हवा महल के अंदर कदम रखते ही राजपुताना और मुगल वास्तुकला का अद्भुत संगम मेधा को किसी दूसरी दुनिया में ले गया। वह मंत्रमुग्ध सी सदियों से बिना ठोस नींव और सीढ़ियों की बनी इस अनोखी इमारत के रैंप पर एक रानी की तरह धीमी गति से चलते हुए और खूबसूरत नक्काशी को देखते हुए आगे बढ़ती गई। उसके पास पूरा दिन है, इसलिए वह आराम से चल रही थी। न जाने किन अनगिनत रानियों, महारानियों और राज परिवार के अतिथियों ने इस जगह अपने कदम रखे होंगे। यही सोच मेधा एक एक कदम एहतियात से रख उनके जीवन, उनकी बातें सोचते हुए जालीदार कंगूरे और दीवार पर उकेरे आकर्षक बेल बूटे, विशाल खंभे देखते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। उसका बस चलता तो वह उन सभी 953 झरों के सामने जाकर बाहर देखती, पर फिलहाल उसकी कोशिश है कि वे ज्यादा से ज्यादा झरोकों से झांक कर बाहर की तरफ देख सके। हवा महल के भीतर सभी कक्षों के सामने दालान में फव्वारे हैं। झरोकों में लगे रंगीन कांच से झांकती सूरज की रोशनी इंद्रधनुषी आभा सा सुंदर दृश्य बना रही थी। महल के भीतर से महारानी और दासियां और दूसरी स्त्रियां इन झरोकों से बाहर रोजमर्रा की आम जिंदगी को देखकर क्या सोचती होंगी? कौन ज्यादा खुश था, अंदर या बाहर की दुनिया? मेधा इन्हीं सवालों जवाबों में उलझी उसने अपना नाम सुना। मेधा, मेधा, मेधा। जवान मतलब आवाज तो कुछ कभी सुनी नहीं, पर कौन है जो यहाँ दूसरे शहर में मुझे पुकार रहा है? वह मुड़ी तो उसे कुछ दूरी पर एक शख्स हाथ हिलाते दिखा। उसके गले में कैमरा और कंधे पर पानी की बोतल लटक रही थी। मेधा वहीं रुक गई। आगे बढ़ते व्यक्ति का चेहरा अब स्पष्ट नजर आने लगा। मैं जानती थी उसे। आई थिंक बीएड के दौरान शायद कॉलेज में था, पर उसकी क्लास में नहीं था। नमस्ते, पहचाना? मैं मुकुंद। हमने साथ में बीएड किया था। मैं साइंस और मैथ वाली क्लास में था। आप मुझे नहीं जानती, पर मैं आपको देखते ही पहचान गया। आप कॉलेज की हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती थी, इसलिए सॉरी। मुझे आपकी शक्ल तो देखी सी लगती है, पर नाम सच में बिल्कुल याद नहीं। आप यहाँ कैसे? मैं यहीं पास के गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाता हूँ। असल में मैं राजस्थान का ही रहने वाला हूँ, तो मुझे तो अपने यहाँ लोगों के बीच रहकर ही काम करना था। आजकल एक और सरकारी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, बस उसी के लिए सारा दिन ये कैमरा लटकाए घूमता रहता हूँ। आप यहाँ कैसे? वो मेरे पति काम से आए हैं, तो मैं भी साथ में चली आई। मैं दिल्ली में हूँ एक प्राइवेट स्कूल में। शाम को कुछ ट्यूशन वगैरह लेती हूँ, बाकी घर के काम और कुछ खास नहीं। पतिदेव नहीं दिख रहे? मुकुंद ने इधर उधर देखते हुए कहा। वे अभी काम पर गए हैं, शाम को लौटेंगे। तब तक मैं होटल के कमरे में बैठी बोर हो रही थी, तो क्या करती, इसलिए हवा महल देखने चली आई। मेधा ने हंसते हुए कहा। तुमने लंच कर लिया? अगर हवा महल देख चुकी हो तो यहीं बाहर बहुत बढ़िया दाल बाटी की दुकान है। आपको आज राजस्थान की खास थाली खिलवाते हैं। मुकुंद ने प्रश्न भरी नजरों से पूछा। नहीं, अभी नहीं, अभी तो हवा महल देख रही हूँ, पर सोच रही थी कि किसी से पूछूं कि यहाँ खाने की अच्छी जगह कौन सी है। और आप प्लीज तकलीफ ना करें, मैं भी बस थोड़ी देर में निकलने वाली हूँ। वैसे मेरा मन नहीं कर रहा है इस जगह से बाहर निकलने का, मेधा ने उसे मना करते हुए कहा। इसमें तकलीफ कैसी? मुझे थोड़ा ना खाना बनाना, ना बर्तन धोने, बस ऑर्डर करना है। अरे भाई, ये मेरा इलाका है, मुझसे ज्यादा कौन जानता होगा यहाँ क्या अच्छा मिलता है। और मैं नहीं चाहता किसी बेकार सी जगह का खाना खाकर हमारे जयपुर की बदनामी हो। हंसमुख मुकुंद ने आखिर मेधा को अपने साथ खाना खाने के लिए मना ही लिया। मेधा को लगता था कि ये साइंस और मैथ वाले कहाँ कला और कविता की तरफ ध्यान देते होंगे।
पर मुकुंद से मिलकर उसकी गलतफहमी दूर हो गई। कोयले की आंच पर सिकी बाटी और शुद्ध देसी घी के छौंक वाली पंचमेल दाल की खुशबू से मेधा की भूख भड़क उठी। उसे मुकुंद की बातों में बहुत मजा आ रहा था। ज्ञान का भंडार और हर बात में मस्ती भरा लहजा। वह हर किसी से खुले दिल से बात कर रहा था और मेधा को तो उसने महसूस ही नहीं होने दिया कि वे पहली बार मिले हैं। उसने शादी नहीं की क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपने प्रदेश के विकास की तरफ केंद्रित है। वह बहुत सारी योजनाओं से जुड़ा है जो ग्रामीण और पिछले इलाकों में नारी उत्थान और लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने में कार्यरत है। जब मेधा ने उसे पूछा कि शादी हो गई तो जोर से हंस दिया। मुझसे कौन शादी करेगी? मेरे खुद का ठिकाना नहीं, मैं कभी भी उठकर चल देता हूँ। ये एक जगह रहकर परिवार की कल्पना बहुत अच्छी है, पर शायद मेरे लिए नहीं है। मेरे बड़े भाई का परिवार है, एक भतीजी भी है। बस कभी कभार घर जाता हूँ। पिताजी अब नहीं रहे, माँ ने तो अब कहना छोड़ दिया है। उसे पता है कि मेरी खुशी इन सभी बच्चों के साथ है। उसने उंगलियों से चूरमे का लड्डू बनाते हुए बताया। आप बताओ कल और क्या देखना है? यहाँ तो हर गली कूचे में इतिहास भरा पड़ा है। नहीं, अभी सोचा नहीं। शाम को माधव आ जाए तो फिर प्रोग्राम बनाऊंगी। अपने हाथ धोते हुए मेधा बोली। मैं अभी 2 दिन जयपुर में ही हूँ। अगर कल जल महल जाना हो तो बताना, मैं सुबह आपके होटल आ जाऊंगा, फिर एक साथ चल सकते हैं। मुकुंद ने बिल चुकाते हुए कहा। उसने मेधा को पैसे नहीं देने दिए। नहीं, आप हमारी मेहमान हैं। वैसे भी अतिथि देवो भव और पधारो हमारे देश तो हमारी परंपरा है। नहीं, अभी कुछ सोचा नहीं। आप अपना कार्यक्रम जारी रखें। हो सकता है कल किसी गली कूचे में हम टकरा जाए। मेधा हाथ जोड़कर वहां से बाहर बाजार में आ गई। हाँ, जरा सावधानी से खरीदारी करना। यहाँ के दुकानदार टूरिस्ट को दूर से भाप जाते हैं और जबरदस्ती अपनी दुकान पर ले जाकर दुगना तिगुना दाम वसूल करते हैं। मुझे किसी से मिलना है, वरना मैं मदद करता। मुकुंद ने एक रिक्शा रोकते हुए कहा। अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना। होटल पास में ही है। बस थोड़ा बाजार घूमकर पैदल निकल जाऊंगी। इतना खाया है, वह पहचाना भी तो है। मेधा ने उसे नमस्ते कर धन्यवाद दिया। वापसी में दुकानों पर लटकती रंग बिरंगी जूतियां, दुपट्टे, लहरिया साड़ियां, लहंगे और लाख के गहने आदि देखते हुए मेधा वापस होटल आ गई। उसने अपने पीने के लिए चाय मंगवाई और चाय की चुस्कियों के साथ मुकुंद के साथ हुई मुलाकात को सोचने लगी। वह कैसे अपने सपने को जी रहा है। जो जीवन उसने अपने लिए चुना है, कितनी शिद्दत और खुशी से उसे अपनाया है। वह इस सुबह से शाम की रैट रेस से दूर कितना मस्त है। चलो तैयार हो जाओ, हम जल महल देखने चलेंगे, फिर वापस वहीं खाना खाकर लौटेंगे। तुमने आज क्या देखा? पूछते हुए माधव बाथरूम में हाथ मुंह धोने चला गया। हवा महल देखा और फिर मुझे। मेधा ने अपनी जीभ काट ली। माधव का पता नहीं मुकुंद से मुलाकात को वो किस तरह देखे। वे उस बात को दबा गई। फिर वहीं सामने दाल बाटी की थाली थी, बहुत मजा आया। अच्छा किया, कुछ खरीदा? उसने जल्दी से चाय सुड़कते हुए कहा। नहीं, मेधा ने पर्स उठाकर चप्पल पहनी और माधव भी बाहर निकल आया। क्या ये वही माधव है जो चिड़चिड़ा सा घर में घुसता और किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता? मानस सागर झील के बीचों बीच बसा 5 मंजिला जल महल बहुत खूबसूरत लग रहा था। 4 मंजिल पानी के अंदर होने के कारण नजर नहीं आ रही थी। सिर्फ एक मंजिल ही पानी के ऊपर दिख रही थी। इस महल से पहाड़ और झील का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है। महल के भीतर जाना मना है, इसलिए दोनों ने उसे बाहर से देखा। वहां काफी सारी खाने पीने की छोटी छोटी दुकानें थी। मेधा को प्यास लगी, उन्होंने ठंडा लिया। तभी एक औरत ने उन्हें राजस्थानी ड्रेस दिखाकर फोटो खिंचवाने को कहा, जिसे दोनों ने मना कर दिया। दोनों काफी देर वहीं चुपचाप बैठे रहे, मानो वक्त थम सा गया हो और वह बस यहीं और यहीं रह जाए। चलो खाना खाकर वापस पहुंचना है, फिर मुझे सुबह निकलना है काम पर। कोशिश करूंगा कि जल्दी आ जाऊं, फिर हम आमेर का किला देखने चलेंगे। मीना तो
मेधा तो मानो अभी दिवा स्वप्न में है। वह इस नींद से जागना नहीं चाहती। खाना खाकर मीठा पान चबाते हुए दोनों अपने होटल के कमरे की तरफ लौटे। दोनों को अपने मनाली में बिताए दिन याद आए। सब कुछ तो अच्छा था, फिर क्या हो गया? मेधा ये सोचने लगी। फिर खुद को डांटा, अच्छा सोच अच्छा होगा। उसे माधव को समझने की जरूरत है, ना कि परेशान होने की। अब से जब भी तुम्हारी छुट्टी होगी तुम मेरे साथ चला करना। तुम्हें नई जगह देखने का शौक है ना? माधव ने कहा। बिस्तर पर लेटते हुए मेधा की तो मुंह मांगे मुराद पूरी हो गई। इतना भी बुरा नहीं है। तो दोस्तों, आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी अभी रुकी नहीं है। जयपुर की है नई मुलाकात। क्या मेधा की जिंदगी सचमुच बदलने वाली है? क्या माधव का बदला हुआ यह व्यवहार स्थायी है या किसी नए मोड़ की आहट? जानने के लिए जुड़े रहिए उपन्यास रुके रुके से कदम के अगले अध्याय के साथ।